बच्चों थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं विचारधारा है, उसमें अपन ने अब तक प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विनास के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। अब जो है हम एक नए विचारक के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे, शुरुआत करेंगे। और वो विचारक वाकई में वो राजनीति विज्ञान में एक नए युग का प्रवर्तक माना जाता है। कहते हैं कि मैकियावेली से ही आधुनिक राजनीतिक युग का प्रारंभ हुआ, इसलिए उसे आधुनिक राजनीतिक युग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मैकियावेली एक प्रकार से राजनीतिक युग को मध्य युग से आधुनिक युग ले जाने वाला विचारक माना जाता है, जिसने सबसे पहले मध्ययुगीन धर्मांधता को राजनीति में चुनौती दी और ये कहा और धर्म और राजनीति के घालमेल को अनुचित मानते हुए धर्म को व्यक्तिगत क्षेत्र माना और धर्म और अध्यात्म को और राजनीति को सार्वजनिक क्षेत्र माना और ये कहा कि राजनीति को यानी राज्य शासक राजनीति को धर्म के चंगुल से मुक्त होना आवश्यक है। और उसके इसी सिद्धांत के आधार पर कालांतर में हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म का सिद्धांत विकसित हुआ और सेक्युलर स्टेट धर्मनिरपेक्ष राज्य की आधारशिला रखी गई। और इसी कारण से मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक युग का प्रवर्तक भी माना जाता है। अब देखिए, जो मैकियावेली है वो कुल मिलाकर एक ऐसा विचारक है जो कि राज्य की कला के बारे में लिखता है, राज्य के सिद्धांत और राज्य की कला के बारे में। बेसिकली क्या है कि हाउ द स्टेट इज कंडक्टेड, यानी कि शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती है, राज्य का संचालन कैसे होता है, इसके ऊपर उसका पूरा जोर है। उसका कारण भी है, मैकियावेली 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर में पैदा हुआ और उस समय इटली का फ्लोरेंस नगर और इटली पूरा संपूर्ण इटली एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां पुनर्जागरण की हवा चल रही थी, है ना। पुनर्जागरण की हवा चल रही थी, हम सभी जानते हैं पुनर्जागरण को, कि कैसे पुनर्जागरण में मानवीय विवेक को सर्वोच्च मानते हुए नई खोजे, नए आविष्कार किए गए और जो चर्च की धर्मांधता, चर्च की सत्ता थी, धर्मांधता थी, अंधविश्वास था, उसको विज्ञान के विकास से काफी चुनौती मिल रही थी। इसी युग में मैकियावेली पैदा हुआ और मैकियावेली ने बहुत अल्पायु में काफी विकास किया। वो राजकीय सेवा में रहा फ्लोरेंस में, फिर बाद में वो जो फ्रांस से समर्थित शासन था उसमें उसने प्रगति की, लेकिन कालांतर में जब फ्रांस और स्पेन के युद्ध में फ्रांस की पराजय के बाद वो उसके बुरे दिन भी शुरू हुए, वो निर्वासित भी रहा और उसके राजनीतिक कैरियर का भी लगभग अंत हो गया। लेकिन इस दरमियान उसको वास्तविक राजनीति का काफी अनुभव हुआ। अनेक देशों में वो दूत बनकर भी गया, राजदूत बनकर गया और शासन के दांव पेच और जो शासन के विभिन्न तरीके होते हैं, साम दाम दंड भेद जिसको हम कह सकते हैं, वो छल प्रपंच, युद्ध कला इत्यादि का एक प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभव मैकियावेली को हुआ। इसलिए मैकियावेली ने जब बाद में अपनी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस और उसके अलावा और भी आर्ट ऑफ वॉर है, लिवी है ना, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है, ये सारी किताबें जो लिखी उसने, उसमें स्पष्ट रूप से उसका वास्तविक जो राज्य और शासन कला से उसका साक्षात्कार हुआ था, उसकी छाप दिखती है। और इसलिए द प्रिंस जो है, जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 26 अध्याय वाली किताब है, वो उसमें बेसिकली आर्ट ऑफ गवर्नेंस, शासन की कला और शासक की क्षमता, राज्य की क्षमता इत्यादि के ऊपर वो पूरा विस्तृत चर्चा की गई है। कुल मिलाकर मैकियावेली वो बातें कह रहा था जो संभव है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में 34वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अर्थशास्त्र में कह दी थी। और वो बातें लगभग अलग, संदर्भ अलग था हालांकि, और थोड़ा कंटेंट भी अलग ही था,
लेकिन दिशा एक जैसी थी। राज्य की कला, शासक का कर्तव्य, राज्य कैसे मजबूत हो, ये सारी चीजें मैकियावेली का प्रमुख विषय रहा, कौटिल्य की भांति ही। और वो असल में राज्य के उत्थान पतन की भी बात करता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ही शासन और राज्य में, फ्लोरेंस में, इटली में उत्थान पतन को देखा है ना। तो इसलिए अब मैकियावेली के विचारों पर पड़ने वाले प्रभावों को अगर हम एक बार सरसरी निगाह से संक्षेप में देखें, तो सबसे पहले पुनर्जागरण। पुनर्जागरण हम जानते हैं, जैसे कि मैंने कहा, वो असल में मध्ययुगीन मानसिकता, मध्ययुगीन परंपराओं और मध्ययुगीन जो धार्मिक पाबंदियां थी, प्रतिबंध थे राजनीति और सामाजिक जीवन पर, उसके खिलाफ मानवीय विवेक और मानवीय बुद्धि की एक प्रतिक्रिया के रूप में जो मन पुनर्जागरण का आंदोलन आया, उसका उद्गम स्थल भी यूरोप में इटली ही था। तो मैकियावेली पर इस ज्ञान के, विवेक के, बुद्धि के पुनरुत्थान की प्रक्रिया का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। और इसलिए देखते हैं कि मैकियावेली ने कहा था कि धर्म का नियंत्रण राजनीति और राज्य पर से खत्म होना चाहिए। फिर इसी समय में यूरोप में एक प्रकार से जो है वो राजतंत्रों के निरंकुश सत्ता का भी एक प्रचलन जोरदार शुरू हुआ, जो कुछ समय के लिए एक सामंती युग आ गया था, या एक प्रकार से राजतंत्र कमजोर हुआ था, वो पुनः निरंकुश राजतंत्र के रूप में स्थापित होने लगा। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड में राजतंत्रों के पुनः प्रादुर्भाव ने एक राजतंत्र की निरंकुशता को बढ़ाया, शक्ति का केंद्रीकरण हुआ, और इन सब के परिणाम स्वरूप जो एक निरंकुश राजसत्ता की विचारधारा थी, वो मैकियावेली के मानस पटल पर काफी प्रभाव छोड़ रही थी। और मैकियावेली की जो पुस्तक प्रिंस है, उसमें इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, जिसमें मैकियावेली कुल मिलाकर एक निरंकुश राजसत्ता का भी समर्थन करता दिखता है। एक और देखिए, कोई भी किताब लिखता है या कोई भी विचारधारा प्रतिपादित होती है, तो उस विचारक के ऊपर समकालीन परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सारी समकालीन परिस्थितियां ही थी जो मैकियावेली को प्रभावित कर रही थी। उस समय इटली की भी स्थिति ठीक नहीं थी, एक स्थिति खराब थी। इटली दुर्दशा की स्थिति से गुजर रहा था, राजनीतिक रूप से असंगठित था, बिखरा हुआ था, नैतिक और सामाजिक रूप से भी जो है वो पतन हो रहा था, और इससे सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में भ्रष्टाचार बहुत अधिक हो रहा था। धार्मिक सत्ता का प्रतीक जो था पोप, वो स्वयं अनैतिक रूप से अनैतिक कार्यों में लिप्त था। वहां पर जिस तरह से नैतिकता का प्रमाण पत्र दिया जाता था, बेचा जाता था, एक तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था चर्च जैसी संस्था में भी, इसने भी मैकियावेली को बहुत विचलित किया। और हम ये बात उसके उस प्रतिपादित सिद्धांत में भी देखते हैं, जिसमें वो धर्म को निजी क्षेत्र का मानता है, धर्म के सार्वजनिक उपयोग के ऊपर काफी आक्षेप लगाता है, और इसलिए वो धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म के सिद्धांत को प्रतिपादित करता हुआ दिखता है। और इटली की इस दुर्दशा के लिए अंततः मैकियावेली उसी चर्च और पोप की सत्ता को भी जिम्मेदार मानता है, और ये बातें उसके लेखनी में साफ साफ दिखती है। और इसलिए धर्म सत्ता के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई थी मध्ययुग में अनेक स्थानों पर, वो मैकियावेली के इसमें भी परिलक्षित होता था। और इसके अलावा एक जो वातावरण था भ्रष्टाचार का, कलह का, उसने मैकियावेली को वो मानव स्वभाव के चित्रण पर भी विमर्श किया, जिसकी विस्तृत व्याख्या हम बाद में हॉब्स के विचारों में देखते हैं। मानव स्वभाव का जो एक नकारात्मक चित्रण है, वो लगभग मैकियावेली ने अपने समय में कर दिया था, और उसके चिंतन में मानव स्वभाव का वो जो है ये स्वभाव मूल कि वो नकारात्मक है, वो सद्गुणी नहीं है, वो कुल मिलाकर नैतिक नहीं है, वो कुल मिलाकर स्वार्थी है, ये सब उसके राज्य के बारे में, राजनीति के बारे में सिद्धांत में
सिद्धांत का एक आधार भी बना था। तो वो जो हॉब्स कहता है बाद में, मैकियावेली पहले ही कह चुका था। प्रिंस के 17वें अध्याय में इसलिए कहता है वो मैकियावेली कि मनुष्य सामान्यतः एक कृतघ्न, अस्थिर मत, झूठा, कायर और लोभी होता है ना। ये सारी बातें कुल मिलाकर उसने व्यवहार में भी अनुभव किया था। और इटली में जो उस समय धार्मिक सत्ता और राजसत्ता के संघर्ष में जो चल रहा था, उसके परिणाम स्वरूप वो आता है। इसलिए वो कहता है कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को आसानी से भूल सकता है, किंतु संपत्ति की क्षति को भूल नहीं सकता। वो इतना स्वार्थी हो जाता है। ये सारी बातें मैकियावेली ने कही है। अब इसलिए कहते हैं कि मैकियावेली हॉब्स का एक प्रकार से पूर्ववर्ती भी था, उसका एक प्रेरक विचारक भी था, जिसने मैं हॉब्स की सारी बातों को पहले ही कह दिया था। इसके बाद अपन अगले व्याख्यान में मैकियावेली के विचारों को पढ़ेंगे। मैकियावेली का सभी राज्य, कानून, संप्रभुता, धर्म, नैतिकता इत्यादि के बारे में क्या विचार है, इसको हम